नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ अब तक की जितनी सीरीज हुई है वो आपको अच्छी लगी होंगी। हिस्ट्री और पॉलिटी आपने देखा कि हमने कवर किया है और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम चालू करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जिसको इकोनॉमिक्स बोलेंगे हम लोग, और उसमें देखेंगे हम लोग की 5Q सीरीज उसमें चालू करेंगे और उसमें 5 क्वेश्चन हम लोग डेली देखेंगे और कवर करेंगे। और आपके साथ साथ जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आपके जितने भी भाई बंधु हैं और जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको आप हमारा चैनल शेयर करें, शॉर्ट्स वीडियो सारे शेयर करें और उनको कहिए कि वो भी अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। उससे हमें भी थोड़ी बहुत प्रोत्साहन मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज के 5 क्वेश्चंस। पहला सवाल, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया वाज मेड बाय। ऑप्शन ए VKRV राव, बी दादा भाई नौरोजी, सी SD तेंदुलकर और डी PC महालनोबिस। तो इसका सही उत्तर होगा आपका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में नेशनल इनकम कैलकुलेट किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने जो कैलकुलेट किया था, इसका किसी भी तरह का कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं था। इसका किसी भी तरह का साइंटिफिक अप्रोच नहीं था। साइंटिफिक अप्रोच मतलब कोई मेथड ही नहीं था जिसे उन्होंने कैलकुलेट किया था। तो साइंटिफिक अप्रोच होता क्या है अगर देखा जाए तो, साइंटिफिक अप्रोच होता क्या है अगर देखा जाए तो जनरली नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, एक होता है आपका वैल्यू एडेड मेथड और एक होता है आपका इनकम मेथड। इन 3 मेथड से आपका क्या होता है, नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इन तीनों में से किसी भी तरह का मेथड फॉलो नहीं किया था। और दादा भाई नौरोजी ने किस बुक में नेशनल इनकम के बारे में लिखा था, तो वो बुक का नाम था आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये आपका बुक का नाम था। ये बुक इन्होंने 1901 में लिखी थी और इसी बुक में इन्होंने चर्चा किया था नेशनल इनकम के बारे में। उस वक्त हमारा नेशनल इनकम था आपका 340 करोड़ और पर कैपिटा इनकम था आपका 20 रुपए। पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि जब हम पर कैपिटा इनकम, जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं और उसको पूरे पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर देते हैं, तो वो होता है मेरा पर कैपिटा इनकम। आप लोग कमेंट में एक चीज बताएंगे कि दादा भाई नौरोजी को हम किस नाम से जानते हैं। तो पता होगा दादा भाई नौरोजी को एक और नाम से जाना जाता है, तब बताएंगे कि दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है। बाकी के ऑप्शन देखा जाए तो पहला ऑप्शन हमारा है VKRV राव। VKRV राव, इन्होंने क्या किया था, आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी ने जो कैलकुलेट किया था मेथड, उसमें किसी भी तरह का साइंटिफिक अप्रोच नहीं था। लेकिन VKRV राव वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ साइंटिफिक अप्रोच के साथ नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। और क्या हुआ था, आजादी के बाद नेशनल इनकम कमेटी बैठाई गई थी। नेशनल इनकम कमेटी, इस कमेटी के हेड थे आपके PC महालनोबिस। हेड थे PC महालनोबिस और इस कमेटी के आपके मेंबर थे VKRV राव।
इस कमेटी का काम क्या था कि आजादी के बाद ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करेगी, यही इस कमेटी का काम था। उसके बाद हमारा कौन कौन से साइंटिफिक अप्रोच है, ये आपको पिछले स्लाइड में हम बता दिए थे। 3 होते हैं, आई रिपीट, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा ऑप्शन है आपका एस डी तेंदुलकर। एस डी तेंदुलकर ने क्या किया था, एक कमेटी और बैठाई गई थी आपकी 2005 में। 2005 में एक कमेटी बैठाई गई थी जिसका नाम था तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी, इस कमेटी का काम था पॉवर्टी एस्टिमेशन का, कि हम एस्टिमेट करेंगे कि भारत में पॉवर्टी का क्या लेवल है। और इस कमेटी के हेड थे एस डी तेंदुलकर। हेड थे एस डी तेंदुलकर। और ये कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की थी आपकी 2009 में। इस कमेटी का रिपोर्ट सबमिशन हुआ था। इसमें बहुत से रिकमेंडेशंस भी थे, बट उसके लिए हम एक अलग क्लास में देख लेंगे क्या क्या रिकमेंडेशंस थे। आज हम बस यहीं तक देखेंगे एस डी तेंदुलकर के बारे में। उसके बाद जो हमारा ऑप्शंस था वो था पीसी महालनोबिस। पीसी पीसी महालनोबिस कौन थे? तो सबसे पहले पीसी महालनोबिस थे जिन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान फॉर्मुलेट किया था। पीसी महालनोबिस ने सेकेंड 5 ईयर प्लान फॉर्मुलेट किया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आईएसआई कैलकाटा, जो आपने सुना होगा, आईएसआई कैलकाटा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कैलकाटा में जो है उसको इन्होंने फाउंड किया था। फाउंडर ऑफ आईएसआई कैलकाटा। और पीसी महालनोबिस को हम बोलते हैं फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं, और हाँ एक चीज और, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो बना था उसमें हमारा फोकस किस पे था? तो फोकस पॉइंट था सेकेंड 5 ईयर प्लान का रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और आपका पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट। ये हमारा फोकस पॉइंट था सेकेंड 5 ईयर प्लान का। यहां तक आपको क्लियर होगा आई होप। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश इज द मनी दैट इज अवेलेबल फ्रॉम एन इंडिविजुअल सैलरी आफ्टर ही और शी पेज लोकल, स्टेट एंड फेडरल टैक्सेस। ऑप्शन ए है पर्सनल इनकम, ऑप्शन बी पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन सी डिस्पोजेबल इनकम, सॉरी ऑप्शन सी डिस्पोजेबल इनकम और ऑप्शन डी नेशनल इनकम। तो इसमें से हमने क्या क्या देख लिया है? इसमें से हमने अभी तक सिर्फ एक ही चीज देखा है, वो है हमारा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या था? अगर आपको याद हो, पिछले स्लाइड में हमने देखा था, पिछले क्वेश्चंस में, कि पर कैपिटा इनकम था मेरा नेशनल इनकम
डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। ये था मेरा पर कैपिटा इनकम। और पर्सनल इनकम क्या है? मान लीजिए आपकी जॉब लग जाती है। जब आपकी जॉब लगेगी तो आपको मिलेगा सैलरी। उसमें से आप कुछ पैसे करेंगे इन्वेस्ट, शेयर्स में हो गया, डिवेंचर्स में हो गया, बॉन्ड में हो गया, कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करेंगे। कुछ पैसों की आप खरीदेंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी एक फिक्स्ड एसेट, और कुछ आपने फॉर एग्जांपल लगा दी कहीं गोल्ड में। ठीक है, ये आपका ओवरऑल इस सैलरी में से आपने कुछ किया इन्वेस्ट, कुछ का खरीदा आपने फिक्स्ड एसेट, और कुछ आपने खरीदा गोल्ड। फिर आप इसको फॉर एग्जांपल बेचेंगे। शेयर्स में इन्वेस्ट किया, शेयर्स का दाम बढ़ा तो आपने बेचा। लैंड, फिक्स्ड एसेट में पकड़ लीजिए आपने खरीदा एक लैंड, लैंड का प्राइस बढ़ा तो आपने इसको किया बेचा। फिर गोल्ड, गोल्ड में भी गोल्ड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो, क्योंकि गोल्ड के दाम बढ़ते रहते हैं। तो गोल्ड में जब आपने बेचा तब भी आपको प्रॉफिट हुआ। हम मान के चलते हैं कि आपको ओवरऑल 10,000 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद इसमें से कटेंगे टैक्सेस, इसमें से कटेंगे आपके टैक्स। अगर ये चलता हूँ कि 10% टैक्स आपका कटा, तो इवेंचुअली आपको कितना मिला? 9,000। ठीक है, ये 9,000 आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये 10,000 आप खर्च नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें से अभी तक टैक्स लगाया नहीं गया है। इन द सेम वे सैलरी अगर मान लीजिए आपकी होती है 80,000, तो इसमें से भी टीडीएस कटेगा। अगेन 10% का हम एग्जांपल लेते हैं, तो आपके पास सैलरी बची कितनी? 72,000। ये 72,000 में से आप क्या किया? आपने इन्वेस्ट किया। कहाँ इन्वेस्ट किया? शेयर्स में, फिक्स्ड एसेट खरीदा, फिर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया। लेकिन ये 80,000 में से तो आपने कुछ नहीं किया ना। जब तक टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ तब तक आप कुछ नहीं कर पाए। तो ये जो टैक्स डिडक्शन के पहले की जो सैलरी आपकी है उसको हम बोलते हैं पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होती है? अगर देखा जाए तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? निष्कर्ष यही निकलता है कि इनकम बिफोर टैक्स, इनकम बिफोर टैक्स। और डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? जब आप खर्च करने के लायक हो जाए, वो पैसे जिसको आप खर्च कर सकते हैं। किसको आप खर्च कर सकते हैं? यहाँ पे 80,000 कर सकते हो? नहीं कर सकते। यहाँ पे 10,000 तुम्हारा प्रॉफिट हुआ तो ये 10,000 कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन ये 72,000, 72,000 टैक्स डिडक्ट होने के बाद आप खर्च कर सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे जब 10% टैक्स डिडक्ट हो रहा है और 9,000 बच रहा है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं? खर्च कर सकते हैं। तो ये होता है मेरा डिस्पोजेबल इनकम। क्या होता है डिस्पोजेबल इनकम? इनकम आफ्टर टैक्स, टैक्स लगने के बाद जो इनकम आप खर्च कर सकते हो, कोई भी एक इंडिविजुअल खर्च कर सकता है, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। और जनरली अगर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डिस्पोजेबल का मतलब होता है फ्री टू यूज, फ्री टू यूज। तो यहाँ पे आप कौन सा फ्रीली यूज कर सकते हो? ये 72,000। यहाँ पे आप 9,000 फ्रीली यूज कर सकते हो, ना कि ये 10,000 और ना कि यहाँ पे 80,000। क्लियर है? अगला ऑप्शन देखें। अगला ऑप्शन है मेरा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? तो नेशनल इनकम होता है आपका मॉनिटरी वैल्यू ऑफ, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within a country। मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, मतलब इसे मान लो एक कंट्री का ये फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। ये एक आपका कंट्री का
ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, ठीक है। इस बाउंड्री के अंदर जितने भी प्रोडक्शंस हो रहे हैं, जितने भी गुड्स के प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने भी सर्विसेज हम दे रहे हैं, उसका फाइनल मॉनेटरी वैल्यू क्या होगा, ये होता है मेरा नेशनल इनकम। क्लियर है? ये होता है मेरा नेशनल इनकम। इसका मॉनेटरी वैल्यू क्या होगा, इसका मॉनेटरी वैल्यू क्या होगा रुपीज में, वो होता है मेरा नेशनल इनकम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें, आइए। When was the first 5-year plan launched? पहला 5-year प्लान कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए 1956 टू 61, ऑप्शन बी है मेरा 1951 टू 56, ऑप्शन सी है मेरा 1961 टू 66 और 1946 टू 51। तो देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो 1946 टू 51 तो ऐसे ओमिट हो गया, क्यों? क्योंकि भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो ये तो ऑप्शन ओमिट हो गया। अगला कौन सा बचा? 56 टू 61, 51 टू 56, 61 टू 66। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको इसका आंसर बता दें, इसका आंसर है आपका 51 टू 56। ये था मेरा जब फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च हुआ था। फर्स्ट 5-year प्लान, फर्स्ट FYP। देखिए जब भारत आजाद हुआ था तो आपको पता थी कि भारत में स्थिति उतनी अच्छी थी नहीं, तो इसीलिए जनरली हमारा भारत उस वक्त एग्रीकल्चर की तरफ ज्यादा शिफ्ट था और ज्यादा झुकाव भी लोगों का एग्रीकल्चर की तरफ था। तो इसलिए फर्स्ट 5-year प्लान में जो हमारा फोकस पॉइंट था वो था मेरा एग्रीकल्चर, ठीक है। और इसको बनाने वाले जो थे उनका नाम था आपका हैरल्ड डोमर। जैसे सेकेंड 5-year प्लान किसने फॉर्मुलेट किया था? PC महालनोबिस ने। वैसे ही फर्स्ट 5-year प्लान कौन फॉर्मुलेट किया था? तो हैरल्ड डोमर ने। इन्होंने आइडिया दिया था फर्स्ट 5-year प्लान का, इसलिए फर्स्ट 5-year प्लान को हम बोलते हैं हैरल्ड डोमर मॉडल। क्लियर है? अब देखो एक बार जब 5 साल का चला ये प्लान, और जब एक बार मेरा एग्रीकल्चर स्टेबल हो गया, तो अब हम किस पे फोकस कर सकते हैं? अब हम फोकस कर सकते हैं इंडस्ट्री पे। क्यों? क्योंकि मेरा जो एग्रीकल्चर है वो स्टेबल तो हो चुका है, क्योंकि मेरा फर्स्ट 5-year प्लान में फोकस पॉइंट था एग्रीकल्चर। तो इसीलिए सेकेंड 5-year प्लान जो कि चला आपका 1956 टू 61, ये था मेरा सेकेंड 5-year प्लान। अगेन फॉर्मुलेट किसने किया था? तो PC महालनोबिस ने। और एग्रीकल्चर मेरा फर्स्ट 5-year प्लान में स्टेबल हो चुका था, तो सेकेंड 5-year प्लान में मेरा फोकस पॉइंट था आपका इंडस्ट्री। क्लियर है? फिर आइए आप थर्ड 5-year प्लान, ये था मेरा 61 टू 66, थर्ड 5-year प्लान। देखो हुआ क्या, एग्रीकल्चर स्टेबल, इंडस्ट्री स्टेबल। तो थर्ड 5-year प्लान में क्या हुआ कि थर्ड 5-year प्लान में हमने कहा कि हम अब भारत को सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी या फिर सेल्फ जेनरेटिंग इकोनॉमी बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। अब जो भी होगा हमारा खुद का होगा, जहां तक हम कर पाए। तो आत्मनिर्भर भारत, आज आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की बहुत चर्चा होती है, तो ये वही थी आत्मनिर्भर भारत। सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी हम बनाएंगे, क्यों? क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर तो स्टेबल हो गया है, इंडस्ट्री मेरा स्टेबल हो चुका है, तो हमको क्या अब हमको क्या करना है? अब हमको खुद से बनाना है। तो ये था मेरा फर्स्ट 5-year प्लान, सेकेंड 5-year प्लान और थर्ड 5-year प्लान। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। Which of the following 5-year plan was based on PC महालनोबिस? इसका आंसर आपको पता है, अभी तक हमने बहुत इसके बारे में चर्चा की है, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके कि कौन सा होगा।
सेकेंड 5 ईयर प्लान। फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट कौन सा था? हैरल्ड डोमर। सेकेंड था मेरा पीसी महालनोबिस। फर्स्ट चला कब से कब तक था? 1951 से 56 तक। सेकेंड कब से कब तक चला था? 1956 से 61 तक। थर्ड कब से कब तक चला था? 1961। तो मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। 61 से 66 तक। और फोर्थ चला था मेरा 1969 से 74 तक। अब ऐसा क्या हुआ 66 और 69 के बीच में कि इतना गैप हो गया? तो 66 और 69 के बीच में यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम कहते हैं प्लान हॉलीडे। इसको हम कहते हैं प्लान हॉलीडे। क्यों? क्योंकि 65 में अगर आपको याद होगा तो 65 में हमारी जंग शुरू हो गई थी। 65 में क्या हुआ था कि हमारी जंग शुरू हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे ये भी लिख लेना कि थर्ड 5 ईयर प्लान को हम कहते हैं गडगिल मॉडल। थर्ड 5 ईयर को कहते हैं हम लोग गडगिल मॉडल। इनको बनाने वाले थे आपके गडगिल साहब। तो 66 और 69 के बीच में क्या हुआ था कि 65 में हमारी जंग चालू हो गई थी, जिसकी वजह से 65 में आपको पता होगा कि वार हो गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडो पाक, जिसकी वजह से हमको प्लान को स्टॉप करना पड़ा। क्यों? क्योंकि फिर उस वक्त हमारी जितनी भी रिसोर्सेज थे उसको हमको उस तरफ मोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से हमको प्लानिंग को रुकना पड़ा। और 69 से हमने फोर्थ 5 ईयर प्लान को वापस से चालू किया। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट हैज started agriculture policy by which green revolution was started। ग्रीन रेवोल्यूशन जनरली पूछा कि ग्रीन रेवोल्यूशन हमने किस 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 65, यानी कि थर्ड 5 ईयर प्लान के। थर्ड 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला था? थर्ड 5 ईयर प्लान चला था 61 से 66 के बीच में। और ग्रीन रेवोल्यूशन मेरा चालू हुआ था कब? ग्रीन रेवोल्यूशन हमने 1965 में स्टार्ट किया था। और सेकेंड 5 ईयर प्लान का हमने देख लिया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या था? हमारा बेसिक जो फोकस था वो था इंडस्ट्री। 65 में हमने चालू किया था ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? कमेंट करके बताइए कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हम किसे कहते हैं। और थर्ड 5 ईयर प्लान के तहत हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमने लाया वो कब लाया? 65 में। जनरली ये आपके नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स में लाया गया था, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये 3 राज्यों में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन चालू किया था। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद जो हमारी प्रोडक्शन हुई थी वो काफी अच्छी हुई थी। प्रोडक्शन हमारा काफी अच्छा हुआ था, जिसकी वजह से हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था। हमारा पर्पस यही था ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का कि हमारी प्रोडक्शन अच्छी हो, और जो कि हमें उसको देखने मिला। ठीक है, और बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं हमारे
4th 5 ईयर प्लान है और 6th 5 ईयर प्लान है। तो 4th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, 4th 5 ईयर प्लान में जनरली हमारा जो फोकस था, 4th 5 ईयर प्लान में जनरली हमारा जो फोकस था वो क्या था कि हम स्टेबिलिटी और ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेंगे। 4th 5 ईयर प्लान में हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो था स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। इन द सेम वे 6th 5 ईयर प्लान में हमारा जो फोकस था वो था आपका कि हम इंक्रीज इन नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम को हम जितना हो सके उतना बढ़ाएंगे, नेशनल इनकम को हम जितना हो सके उतना बढ़ाएंगे, और उसके साथ साथ पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट हम कम करेंगे। ये था हमारा 6th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव। तो 6th 5 ईयर प्लान का रिपीट ऑब्जेक्टिव क्या था कि पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट कम करेंगे, नेशनल इनकम जितना हो सकता है उतना बढ़ाएंगे। 4th 5 ईयर प्लान का हमारा ऑब्जेक्टिव था कि स्टेबिलिटी और ग्रोथ हो। 3rd 5 ईयर प्लान हमने देखा कि क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। और 2nd 5 ईयर प्लान में हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि हम इंडस्ट्री को आगे करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरह की डाउट होती है तो आप कमेंट में बताएं, अगले लेक्चर में आपका वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे छोटे से परिवार के साथ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जुड़ने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।